हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल ऑफ फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है, हर एक ड्रग का क्या काम करने का तरीका है, और ओवरऑल दोनों ड्रग या फिर दो से अधिक ड्रग जब कंबाइन होकर के मिलते हैं तो उनका इंडिकेशन क्या होता है। आज के रिव्यू के लिए हम अपना ड्रग लेते हैं, वो है आपका डाइक्लोमोल। जरा ध्यान दीजिएगा इस शब्द पे डाइक्लोमोल, तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें आपको सुनी हुई नजर आती हैं। सब कुछ तो सामने लिखा हुआ है, लेकिन एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। डाइक्लोमोल में जो पहला वर्ड है डाइक्लो, वो आपके डाइक्लोफेनेक को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा जो वर्ड है मोल, वो लास्ट में देखिए जरा पैरासीटामोल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें से पहला वर्ड लिया डाइक्लो और इसमें से लास्ट वर्ड लिया मोल, दोनों को मिला दिया तो बन गया आपका डाइक्लोमोल। ये एक नाम है, इसका कोई भी लॉजिक हो सकता है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है। तो आखिर इस डाइक्लोमोल के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा है वो तो आपने देख ही लिया। यह है आपका डाइक्लोफेनेक सोडियम और दूसरा है आपका पैरासीटामोल टेबलेट। इसका क्या यूज होता है? अगर आपके डॉक्टर ने आपको डाइक्लोमोल दिया है या आप इसे डाइक्लोमोल ले रहे हैं तो इसका क्या पर्पस होता है सॉल्व करने के लिए। नीचे लिखा हुआ है एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी और है, वह आपका एंटी पायरेटिक। तो तीन चीज़ों को पहले समझते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में मूव करेंगे, देखेंगे कि किस तरह की कोटिंग या अनकोटिंग है इसमें। पहला जो शब्द है एंटी इन्फ्लामेटरी, इसका क्या मतलब होता है? इन्फ्लामेशन मतलब होता है सूजन, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी, इसका मतलब है कि ये सूजन को कम करने का काम कर रहा होगा। इन्फ्लामेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आपके उस पर्टिकुलर पार्ट में जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा होगा स्वेलिंग नजर आती है। जरा ऐसे अगर आप डायग्राम से देखेंगे तो ये आपका ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल में जो ब्लड मूव करते हैं, इसमें से आपका डब्ल्यूबीसी और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आराम से मूव करते रहते हैं। जब कहीं भी चोट लगती है तो उस पर्टिकुलर पार्ट में चोट से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए ये जो हमारे डब्ल्यूबीसी हैं वो एक्स्ट्रावेसेशन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकलते हैं। कुछ इस तरीके से ये बॉडी से बाहर निकलते हैं और पूरा जाकर के उस पर्टिकुलर एजेंट को किल करते हैं जिसकी वजह से चोट लगी हुई है। तो फाइनली ये कुछ इस तरीके से मैं आपको डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आप पूरा प्रोसेस होता हुआ समझ में आ जाए। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, सूजन कॉज करते हैं। यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इसी को या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंट को कम करने का काम करते हैं। अब वो क्या इन्फ्लामेशन है, कैसे इन्फ्लामेशन होता है, उसको भी जरा हम समझ लेते हैं। साथ में हम बात करेंगे एनाल्जेसिक का, तो दोनों को कंबाइन करके भी देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब होता है ऐसा ड्रग जो पेन के परसेप्शन को सॉरी, जो पेन के परसेप्शन को कम करने का काम करता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग बाय पेन? पेन का मतलब होता है एक ऐसा एहसास जो कि आपको डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकता है। यहाँ पे एनाल्जेसिक में अल्जेसिया का, यहाँ पे एन को छोड़ दो तो अल्जेसिया का मतलब होता है पेन। सो मीनिंग ऑफ एल्जेसिया इज पेन। लेकिन अगर आप इसके पहले एनाल वर्ड लगा देते हो तो उसका मतलब है ऐसे एजेंट जो पेन को रिड्यूस करने का काम करते होंगे, उसे हम एनाल्जेसिया कहते हैं। इस पेन के पीछे और इस इन्फ्लामेशन के पीछे क्या कारण है उसको फिर से समझेंगे, लेकिन एक और टर्म जो मैंने यूज़ किया यहाँ पे लिखा नहीं है वह है एंटी पायरेटिक। तो इसको भी लिख देते हैं। एंटी पायरेटिक का क्या मतलब होता है? यह है एंटी प्लस पायरेटिक। पायरेटिक का मतलब है ऐसे एजेंट जो कि पैरोजन कहलाते हैं, उनकी वजह से होने वाले बॉडी में टेम्परेचर का एलिवेशन एंटी पायरेटिक कहलाता है, पैरोजन कहलाता है, और उसके अगेंस्ट में काम करने वाले ड्रग एंटी पायरेटिक कहलाते हैं। तो जब कभी भी आपकी बॉडी में या तो फीवर हो रहा हो, या तो इन्फ्लामेशन हो रहा हो, या तो पेन हो रहा हो, तो उस कंडीशन को मैनेज करने के लिए, उसके प्रोग्रेशन को रोकने के लिए आप डाइक्लोमोल का यूज़ करते हो। अभी हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, लेकिन राइट साइड में आपकी इमेज में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसका भी मतलब एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेन। ये आपको हम डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी जगह आपको मिलने सुनने को नहीं मिलता है, वह अनकोटेड टैबलेट। तो ये कोटेड और अनकोटेड का क्या मतलब है? कोट का मतलब होता है कवर। अगर ये आपका कोई टैबलेट है, सपोज दिस इज योर टैबलेट, और अगर ये टैबलेट की हम बाहर में कोई कोटिंग कर दें, इस तरीके से कुछ लेयर लगा दें, तो वो कहलाता है कोटिंग। जैसे अगर आपने आलू चाप खाया होगा तो अंदर आलू रखा होता है और उसके ऊपर बेसन की एक कोटिंग होती है, तो ये आपका कोटिंग कहलाएगा। और अनकोटेड मतलब उसमें किसी तरह की कोटिंग नहीं है। तो ये जो पूरा टैबलेट है, ओवरऑल टैबलेट की हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात नहीं कर रहे, वो अनकोटेड फॉर्म में, यानी कि कोई कोटिंग नहीं हुई है। इसमें क्या है? इसमें है डाइक्लोफेनेक सोडियम इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली। तो ये जो आईपी वगैरह लिखा रहता है आपका, इसका मतलब है कि कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर है
जो ये बताता है कि कौन कौन से प्रोसेस को हमको कैसे कैसे करना है। प्रोटोकॉल है, समझ लीजिए। इसका कंसंट्रेशन कितना डाइक्लोफेनेक का, यह है 50 mg। अब ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ और वो मिल रहा है आपको, एंट्रिक कोटेड ग्रेन्यूल्स। यहाँ पे तो अनकोटेड लिखा हुआ है क्योंकि पूरे टेबलेट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्रिक कोटेड ग्रेन्यूल्स, लेकिन यहाँ पे ये जो वर्ड है ना ग्रेन्यूल्स, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रेन्यूल्स क्या होता है? अगर आप किसी पाउडर को कंप्रेस करके टेबलेट का फॉर्म देना चाहोगे तो सबसे पहले उस पाउडर को ग्रेन्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ग्रेन्यूल का मतलब ऐसे समझो कि आपके पास कोई आटा है, ये आपका पाउडर फॉर्म में हो गया। अब इसी को अगर हम सरसों के दाने जैसा कन्वर्ट कर दें तो वो ग्रेन्यूल कहलाता है। इसी ग्रेन्यूल्स को क्रश करना, आई मीन टू से कंप्रेस करना, ये बहुत अच्छा और बेहतरीन होता है आपके टैबलेट के बनाने के लिए। तो ग्रेन्यूल करना, ग्रेन्युलेशन करना, ग्रेन्यूल बनाना, ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्रिक कोटेड। इसका क्या मतलब है? एंट्रिक कोटेड का मतलब, एंट्रिक कोटेड का मतलब होता है एक ऐसी कोटिंग जो कि आपके पर्टिकुलर ड्रग को या फिर ड्रग के कॉन्स्टिट्यूएंट को आपके जीआई में एसिड के प्रेजेंस से नुकसान को बचाता है और वो सीधा उसके आगे जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है। अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाऊं ना, तो रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये अगर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होने से पहले स्टमक है और ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, बहुत रफ डायग्राम बना रहा हूं। तो अगर कोई व्यक्ति ये टैबलेट लेता है या कोई भी टैबलेट लेता है तो इस तरीके से ये टैबलेट जनरली क्या होगा, वो आपके स्टमक में पहुंचेगा। तो ये टैबलेट आपके स्टमक में पहुंच गया। स्टमक में पैराइटल सेल होते हैं, ये सेल एसिड सिक्रीट करने का काम करते हैं, जिसे हम डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं या इसे आप HCl भी बोल सकते हो। तो इस HCl के प्रेजेंस में ये जो आपके टैबलेट का कॉन्स्टिट्यूएंट है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, डिग्रेड हो सकता है। तो इससे हमको वो एक्शन नहीं मिलेगा जिस एक्शन को लेने के लिए आपने ये टैबलेट या प्रोडक्ट लिया हुआ होगा। ऐसे केस में बचाने के लिए, क्योंकि इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होगा, ये होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये एब्जॉर्ब होकर के आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा और फिर ब्लड से पूरी बॉडी में पहुंचेगा। तो ये अगर आपके स्टमक में ही डिस्ट्रॉय हो गया इस तरीके से तो आगे तो पहुंच नहीं पाएगा। इसीलिए हम इसको एंट्रिक कोटेड कर देते हैं, कुछ इस तरीके से कोटिंग करते हैं कि आपके पेट में ये जब पहुंचेगा तो इस एसिड के प्रेजेंस में सिर्फ कोटिंग डिस्ट्रॉय हो, आपका ड्रग डिस्ट्रॉय ना हो, और ड्रग धीरे से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर आगे बढ़ते रहे और स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब हो जाए, आपके ब्लड में पहुंच जाए और ब्लड से पूरे इसके साइट ऑफ एक्शन की तरफ मूव करने लगे। तो ये होता है आपका एंट्रिक कोटिंग। अब इसके बाद दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वह है आपका पैरासिटामोल, इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली, और इसका जो कंसंट्रेशन है वह 325 mg। तो दोनों का रेस्पेक्टिव आपने कंसंट्रेशन देखा। डाइक्लोफेनेक सोडियम का 50 mg है, जबकि पैरासिटामोल का आपका 325 mg है। बाकी इसमें डोज लिखा हुआ है एज पर द गाइडेंस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, फिर ये वार्निंग भी आपको बताऊंगा। अगर वार्निंग में छूट जाए बताते तो जरा आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है ये है आपका डाइक्लोफेनेक सोडियम। ये डाइक्लोफेनेक सोडियम और पैरासिटामोल दोनों ही एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इस कैटेगरी का नाम है NSAID। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि 3 पर्पस को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। एक, इन्फ्लामेशन को कम करेगा, सो इधर यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फ्लामेशन। दूसरा है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसके पास एनाल्जेसिक एक्टिविटी होगी, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और तीसरा जो क्लास होता है वह फीवर को कम करने वाले कैटेगरी के ड्रग। तो ये जो ड्रग है NSAID के आपके पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर तीनों को ठीक करने का काम करते हैं। अब अगर हम स्पेशल रेफरेंस टू एनाल्जेसिक बात करें, डाइक्लोफेनेक के बारे में बात करें, तो ये कैसे काम करेगा? हमारे जो NSAID हैं इनके अलग अलग क्लासिफिकेशन है। जैसे अगर हम NSAID को यहीं पे क्लासिफाई करना चाहूँ, NSAID को, तो मुख्य रूप से हम ऐसे क्लासिफाई करेंगे। पहला जो होगा आपका नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर, दूसरा होता है प्रिफरेंशियल कॉक्स2 इनिबिटर और तीसरा होता है सेलेक्टिव कॉक्स2 इनिबिटर। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे ड्रग है वो दूसरे क्लास को बिलोंग करता है, यानी कि प्रिफरेंशियल कॉक्स2 इनिबिटर का। अब यहाँ पे ये जो ड्रग है प्रिफरेंशियल कॉक्स2 इनिबिटर, इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा ड्रग जो कॉक्स2 को प्रिफरेंसी देगा, उस कॉक्स2 को इनिबिट करेगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या होगा अगर आप कॉक्स2 को इनिबिट कर दोगे? तो उसके लिए जानना पड़ेगा कि इस कॉक्स2 की भूमिका क्या है। अब इस कॉक्स2 की भूमिका को जरा सिंपल तरीके से समझिएगा। हम जब कभी भी पेन होता है तो उस पेन के पीछे जो कारण होता है वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो मैं आपको साइकिल नीचे से ऊपर की ओर समझा रहा हूं। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर एज वेल। वो इन्फ्लामेशन के लिए भी,
पेन के लिए भी और फीवर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आखिर ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनता कैसे है? ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो बनता है आपके कॉक्स 1 के साइकिल से या तो कॉक्स 2 की मदद से। ठीक है, हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो कॉक्स 1 या कॉक्स 2 इस प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाता है और इस कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को बनाने का काम करता है आपका एराकिडोनिक एसिड। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में एरा लिख देता हूँ, ये बनता है एराकिडोनिक एसिड से। और अगर आप चाहते हो कि ये जो आपका पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, ये जो फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोस्टाग्लैंडिन को हमको कम करना है, तो इसके आपके पास दो ऑप्शन है कि एक तो आप कॉक्स 1 को अफेक्ट कर दो, दूसरा कि आप कॉक्स 2 को अफेक्ट कर दो। दोनों से आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक दिक्कत क्या आती है, टेक्निकली देखा जाए तो ये जो कॉक्स 1 है भले ही वो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन और फिर प्रोस्टाग्लैंडिन पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट इस कॉक्स 1 की एक और अच्छी काम होती है। ये जो कॉक्स 1 है वो आपके लिए एक हाउसकीपर का काम करता है, ये कॉन्स्टिट्यूटिव इन नेचर होता है और ये आपके पेट में एक लेयर का काम बनाने का काम करता है जिसे हम बाइकार्बोनेट लेयर कहते हैं, जो कि आगे जाकर के हमें अल्सर से बचाने का काम करता है और वो हमारे लिए जरूरी है। तो अगर आप ऐसे ही ड्रग दे दोगे जो कि नॉन सेलेक्टिव है, जो कि कॉक्स 1 को अफेक्ट कर सकते हैं, तो इससे हमारा जो प्रोटेक्शन का लेयर था जीआई में वो बनना कम हो जाएगा, एसिड का डायरेक्ट कांटेक्ट होना शुरू हो जाएगा और बाद में यही आपके लिए अल्सर बन सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा मात्रा में NSAID लोगे लगातार बिना किसी डॉक्टर की सलाह के तो वह आपका अल्सर कॉज कर देगा। इसके बाद दूसरा जो क्लासिफिकेशन का मेथड है वह है प्रीफरेंशियल कॉक्स 2, यानी कि कोशिश करेगा कि प्रीफरेंसी देगा कॉक्स 2 को अफेक्ट करें। और तीसरा जो क्लास होता है वो होता है सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, मतलब वो फुल एंड फाइनल केवल कॉक्स 2 को ही अफेक्ट करेगा। एक क्लास और है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक, माइल्ड एनाल्जेसिक और वीकर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसका एग्जांपल है आपका पैरासीटामोल। तो जब आप डाइक्लोफेनेक सोडियम को यूज़ करते हो, जब आप पैरासीटामोल को यूज़ करते हो, तो दोनों मिलकर के एक काम करते हैं, वह आपका कॉक्स 2 के प्रेफरेंसी पे ऊपर दे करके इसके थ्रू बनने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करते हैं। तो जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन आपके पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल था और अभी आप प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने से रोक रहे हो, तो प्रोस्टाग्लैंडिन ही नहीं रहेगा तो पेन का जो ऑब्जर्वेशन है, पेन को जो आप महसूस कर रहे हो, वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डाइक्लोफेनेक काम करता है। अब बारी आती है पैरासीटामोल की। तो देखो, जब कभी भी कोई व्यक्ति, रफ डायग्राम बना रहा हूं, तो यहां पे कोई व्यक्ति है, ये किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है जिसमें किसी तरह का कॉन्टामिनेशन होता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है। तो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म उसकी जब बॉडी में पहुंचते हैं तो उसके थर्मोरेगुलेटरी सेंटर को डिस्टर्ब कर देते हैं। इनके ब्रेन में एक सेंटर होता है जिसे हम बोलते हैं थर्मोरेगुलेटरी सेंटर, इसका मतलब है टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला सेंटर। वो जब डिस्टर्ब हो जाता है, जब एलिवेट हो जाता है, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, जिससे आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, इससे बढ़ने लगता है। अब अगर आप जब पैरासीटामोल देते हो तो वो इस थर्मोरेगुलेटरी सेंटर के सेट पॉइंट को वापस से रिस्टोर कर देता है, जिससे बढ़ा हुआ टेम्परेचर वापस से अपने पहले के टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड इस पे आकर के अपना जो मैकेनिज्म है होम्योस्टेसिस का वो मेंटेन करता है। तो इस तरीके से दोनों ड्रग, आपका डाइक्लोफेनेक भी और पैरासीटामोल भी, NSAID कैटेगरी के साथ साथ दोनों एक दूसरे के कंबाइन में इफेक्ट देना शुरू करते हैं। तो आपको पेन के लिए भी अच्छा राहत मिलता है, आपको इन्फ्लामेशन के लिए भी अच्छा राहत मिलता है और फीवर के लिए भी अच्छा राहत मिलता है। पैरासीटामोल डाइक्लोफेनेक के साथ मिलकर के एक अच्छा खासा एनाल्जेसिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। तो ये आपके दो कॉन्स्टिट्यूएंट और दो कॉन्स्टिट्यूएंट के काम करने के तरीके हुए। अब एक जानकारी जो मैंने आपको शुरू में बोली कि वार्निंग के बारे में भी हमको बात कर लेनी चाहिए। तो पैरासीटामोल के साथ एक इंपॉर्टेंट वार्निंग लगी हुई होती है कि अधिक मात्रा में डोज का यूज़ करने से ये लीवर डैमेज कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एलर्जिक रिनाइटिस की प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, जिसमें आपका फेस इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, माउथ इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और आपको ईचिंग का भी एहसास होने लगेगा। इसलिए कभी भी एक्सेस अमाउंट में पैरासीटामोल का कंजप्शन नहीं करें। तो कितना डोज है, कैसे पता चले कि वो एक्सेस हो रहा है? तो एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बात करूं, तो अगर आप 500 mg का पैरासीटामोल ले रहे हैं तो आप मैक्सिमम 4 टैबलेट दिन में ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ओवरऑल कंसंट्रेशन के बारे में बात करो तो आपने 2 ग्राम पैरासीटामोल लिया मैक्सिमम। ये जो 4 टैबलेट है उनको इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं लेना है, एक के बाद दूसरा लेने के लिए कम से कम आपको 3 to 4 आवर का गैप रखना है। और इतनी ज़रूरत तो वैसे किसी को पड़ती नहीं, बट इन केस की बात है तो आप मैक्सिमम एक दिन में
2 ग्राम से अधिक का टैबलेट नहीं यूज़ कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वरना आपको बहुत सारे इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं सुपर इन्फेक्शन। ये इन सब के कारण से वो जनरेट हो सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बात किया डाइक्लोमोल टैबलेट के बारे में, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके काम करने के तरीके के बारे में। बहुत दिनों से हमने एनोटेशन का वीडियो नहीं बनाया था ड्रग रिव्यू के केस में, तो ये वीडियो मैंने बना दिया। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको जो सामने सामने लेक्चर वाला वीडियो है ड्रग के रिस्पेक्ट में वो पसंद है, या इस तरह के एनोटेशन वाला आप कौन से तरीके के वीडियो देखना चाहते हो। तो फ्यूचर में उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू, टेक केयर।